नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खास खबरों की ओर और 5 बड़ी खबर हम आपको बताएंगे आज। जहां ये 5 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। पहली खबर, शाह का मिशन छत्तीसगढ़। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी मंदिर का दर्शन किया और यह मंदिर रायपुर में 50 किलोमीटर दूर चंपारण में स्थित है और यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य का प्रकट स्थल माना जाता है। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पहली खबर, शाह का मिशन छत्तीसगढ़। यहां पर अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर, अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है, नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। और दूसरी तस्वीर, जहां कश्मीर कांग्रेस की पहली लिस्ट, कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है और मिशन कश्मीर पर राहुल गांधी और कांग्रेस यहां पर सक्रिय नजर आ रही है। वहीं तीसरी खबर आपको बता रहे हैं बदलापुर से, जहां महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन देखने को मिला है और लगातार बदलापुर की जो घटना सामने आई, जिन बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया, अब इस मामले में विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। वहीं चौथी बड़ी खबर, चुनाव की तारीख बदले आयोग, इस बात की मांग उठी है। और 5वीं बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। क्या फैसला है वो आपको आगे बताएंगे। और विस्तार से अब खबरों की ओर रुख करेंगे। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी मंदिर के दर्शन किया है। मंदिर रायपुर से 50 किलोमीटर दूर चंपारण में स्थित है और यहां महाप्रभु वल्लभाचार्य का प्राकट स्थल माना जाता है और इसलिए यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये मंदिर कृष्ण भक्तों के लिए बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। गुजरात, महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में वल्लभाचार्य के भक्त यहां पर दर्शन करने आते हैं। वल्लभाचार्य का तेलुगु ब्राह्मण परिवार में चंपारण के इसी स्थान पर जन्म हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां मंत्री अमित शाह मेफेयर रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं और यहां इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद हैं। बता दें कि मंत्री अमित शाह 7 राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में नक्सल मोर्चे पर काम कर रही सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पुराने अभियान की समीक्षा भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और बता दें कि इससे पहले मंत्री अमित शाह चंपारण गए थे, जहां उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण में पूजा अर्चना की। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और यहां पर नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति बनाए जाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद हैं और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह मुख्य तौर पर यहाँ मौजूद हैं और नक्सलवाद के खिलाफ यहाँ पर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। बता दें कि चंपारण भी गृह मंत्री पहुंचे और वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण में पूजा अर्चना की है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी राहुल गोस्वामी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और महत्वपूर्ण जिस बैठक की तैयारी लगातार की जा रही थी, बैठक शुरू हो गई है। क्या कुछ बैठक की अभी तैयारी है, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है और साथ ही जिस तरीके से धार्मिक के दर्शन करने भी अमित शाह पहुंचे, उनका किस तरीके से अभी तक का दौरा रहा, उसको लेकर भी अपडेट दीजिए राहुल। देखिए, कल रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात में 10:30 पौने 11 बजे वो पहुंचे थे और उसके बाद से उनके निजी एक रिसोर्ट है मेफेयर, उनका वहां पे रुकना गया है और वो 3 दिनों के दौरे पे आए छत्तीसगढ़। आज सुबह उन्होंने जो चंपारण में प्रभु वल्लभाचार्य के प्राकट स्थल है वहां पे जाकर उन्होंने दर्शन किया, वहां पे शिव मंदिर में उन्होंने पूजन किया। उसके बाद अभी 1 घंटे पहले ही नक्सल मोर्चे को लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के अलग 5 राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी इस पूरे बैठक में शामिल है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो है छत्तीसगढ़ और अन्य स्टेट में जहाँ नक्सलाइट मूवमेंट जो है उसको खत्म करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के दौरान कहा था कि आने वाले 2 सालों में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। उसी दिशा में सरकार जो है आगे बढ़ रही है और आज जो बैठक है उसी बैठक का मुख्य एजेंडा। और इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि नक्सलवाद पे जो कार्रवाई और बहुत तेजी से होगी नक्सल मूवमेंट पे। काफी महत्वपूर्ण बैठक है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी ने अब तक 6 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के एक दिन बाद शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इसमें पैनल के 9 नामों पर चर्चा की है, जिनमें से 6 को मंजूरी दे दी गई है।
और बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस ने पहले फेज में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में होना है। पहले फेज की 24 सीटों के लिए अब तक 14 प्रत्याशी के नाम नॉमिनेशन किए गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दोनों पार्टियों के बीच अभी भी कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। इन सीटों में नगरोटा, विजयपुर और हब्बा कदल की सीटें शामिल हैं। इसे लेकर दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के बीच चर्चा चल रही है। तो कांग्रेस का मिशन जम्मू कश्मीर, कांग्रेस यहां पर सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस की पहली लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। बैठक में 6 प्रत्याशियों के नाम की चर्चा है और एनसी के साथ 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस का मिशन जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार मंथन जारी है और इसी को लेकर तमाम प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब जल्द ही चुनाव को लेकर पहली सूची प्रत्याशियों की जारी कर सकती है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दोनों पार्टियों के बीच अभी भी कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और इन सीटों पर नगरोटा, विजयपुर, हब्बा कदल की सीटें शामिल हैं। इसे लेकर दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के बीच चर्चा चल रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज रशीद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, 3 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार सक्रिय है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस का मंथन कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ कयास हैं? जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। जुम्मू को कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इजलास इसमें 9 नामों पर था। कांग्रेस ने पहले मरहले में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नाम की मंजूरी दी है। मैं आपको बता दूं 14 उम्मीदवारों ने अब तक पहली 24 नशिस्तों पर नामजदगी किया है। इन नशिस्तों में नगरोटा, विजयपुर और हब्बा कदल की नशिस्त शामिल है। मैं आपको बता दूं दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के माबैन इस बारे में बातचीत जारी है। जी, निश्चित तौर पर बातचीत जारी है और एनसी के साथ जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर क्या सीटों को लेकर कोई पेच फंसा हुआ है, क्या बंटवारा हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दूं ऋषभ की कल जो सोर्सेज के मुताबिक कल जो मीटिंग हुई दिल्ली में, कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पे जो साउथ कश्मीर की जो पहला मरहला है इसमें कुछ सीटों में शेयरिंग हो सकती है। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ सीटों का आंकड़ा रहेगा, आकलन रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां बदलापुर यौन शोषण केस को लेकर महाविकास आघाड़ी शनिवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले पुणे में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हाथ पर काली पट्टी भी बांधी है और इससे पहले संजय राउत ने कहा, विरोध प्रदर्शन के जरिए हमारी आवाज यूक्रेन तक जाएगी। प्रधानमंत्री यूक्रेन, पोलैंड और रूस की यात्रा पर हैं, वहां की समस्या के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी महाराष्ट्र की मां बच्चियों के पर अत्याचार हो रहा है और हमारी आवाज़ यूक्रेन, पोलैंड तक जाए, इसलिए हमने बंद की घोषणा की थी, लेकिन कोर्ट ने बंद करने से मना किया। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। एमवीए ने बदलापुर मामले को लेकर महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, लेकिन शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बंद पर रोक लगा दी। इसके बाद एमवीए की शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वेडेट्टीवार ने कहा कि राज्य में अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधियों में कोई डर नहीं है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार बदलापुर यौन शोषण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और शरद पवार ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन भी किया है। जिस तरीके से बंद का ऐलान किया गया था लेकिन बाद में से प्रदर्शन में तब्दील किया गया, अभी तक क्या अपडेट पूरी इस स्थिति को लेकर? जी बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी के तरफ से शनिवार को बदलापुर में नाबालिग लड़कियों पर हो रहे अत्याचार और राज्य में लड़कियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, पर कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी है जो ऐसा बंद का ऐलान नहीं कर सकती है, कोर्ट में महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोर्ट का पालन करते हुए आज बंद जारी करने के लिए मना किया था। मगर आज ऐसा आंदोलन कर रहे हैं कि हाथ में पट्टी बांधकर और
मुंह में काली पट्टी बांधकर जो विपक्ष है, महाविकास आघाड़ी है, वो आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए विरोध के स्वर यहाँ से पनप रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण देखना होगा कि क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और पार्टियां टिकट आवंटन को लेकर मंथन कर रही हैं। ऐसे में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने चुनाव को पत्र लिखकर वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गुहार लगाई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर बडोली ने चुनाव की तारीख आगे करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि 1 तारीख को मतदान का दिन निर्धारित किया गया है। लगातार छुट्टियां होने से वोटिंग फीसद में कमी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को शनिवार, 29 तारीख को रविवार है और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है, तो 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का अवकाश है। ऐसे में 6 दिन का लंबा वीकेंड होने के कारण लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं। इसका असर वोटिंग पर पड़ता दिखाई देगा। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। एक ही फेज में चुनाव होना है और अब तारीख के बदलाव की मांग की जा रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पांखिल वर्मा हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। पांखिल, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, पहले ही तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन अब चर्चा ये कि बीजेपी ने मांग की है कि चुनाव की तारीखों का समय बदला जाए, डेट बदली जाए। क्या कुछ बीजेपी का कहना है और उसकी क्या वजह बताई जा रही है? कि हरियाणा के जो चुनाव है जम्मू कश्मीर के साथ ही करवाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों जगह पर सेम डेट पर जो है आचार संहिता लगा दी गई थी। इससे पहले जानना ये भी जरूरी है कि आचार संहिता लगने से पहले काफी नोटिफिकेशंस जो है हरियाणा सरकार की पेंडिंग रही, जैसे कि 1,20,000 कर्मचारी पक्के करने की हो या IMT के प्रोजेक्ट लॉन्च करने की हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नजर आया कि हरियाणा की सरकार जो है अभी आचार संहिता को लेकर प्रिपेयर नहीं थी। और कहीं ना कहीं ये जो चुनावी ऐलान थे, इसके अंदर जो अभी एक पत्र दिया गया है चुनाव आयोग को, उसके अंदर एक बड़ी बात ये कही गई है कि जिन तिथियों के अंदर ये चुनाव रखे गए हैं उसके अंदर 6 छुट्टियां बताई जा रही हैं। और इस दौरान मैक्सिमम वोटर जो है वीकेंड पे अक्सर निकलने की सोचते हैं कि हम कहीं घूमने चले जाएं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोटिंग रेशियो जो है ऋषभ कम ना हो जाए, इसलिए ये जो पत्र लिखकर भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने चुनाव आयोग को ये चिट्ठी दी कि चुनाव की डेट को बदला जाए। और कहीं ना कहीं आचार संहिता जल्दी लगने से भी हरियाणा के अंदर कई घोषणाएं जो है लागू नहीं हो पाई, तो इसीलिए अब शायद भाजपा चुनाव की तिथि को बदलना चाह रही है। निश्चित तौर पर देखिए, वैसे भी बीजेपी इस बार थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करना एक लगातार सक्रिय उसके लिए हर एक चुनौती बनाई हुई है। देखना महत्वपूर्ण होगा चुनाव आयोग क्या फैसला आगे करता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात 5वीं और आखिरी बड़ी खबर की, जहां भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं में हिस्सा लेने पर लगी रोक हटा ली है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर लगी रोक हटाई गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 अगस्त को सर्कुलर जारी किया। पिछले महीने केंद्र सरकार ने भी अपने कार्मिकों को पर लगी इस रोक को हटाया था। 9 जुलाई 24 को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के RSS के कार्यक्रम में शामिल होने पर लगी रोक हटाई गई। इसके बाद राजस्थान में भी राज्य कर्मचारियों पर लगी रोक को हटाने की आवाज उठने लगी। इस संबंध में कई विधायकों ने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार के सर्कुलर और राजस्थान के विधायकों की मांग को देखते हुए भजनलाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों पर लगी रोक को हटाने का सर्कुलर जारी किया है। अब सरकारी कर्मचारी भी बेरोक-टोक RSS की शाखाओं में शामिल हो सकेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जयपुर से हमारे सहयोगी राहुल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, अब सरकारी कर्मचारी भी RSS के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। पहले इस पर रोक थी, वो हटा ली गई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला 43 साल बाद में वापस पहल की गई है। और इसके तहत कार्यक्रम के तहत जो RSS के जो प्रोग्राम होते थे, जो कार्यक्रम होंगे, उसमें जो सरकारी कर्मचारी थे उनको पहले अलाउ नहीं करते थे। लेकिन अब ये जब रोक हट गई है तो तमाम जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, राज्य सरकार ने भी रोक हटा दी है। तो राज्य सरकार के लिए भी जो कर्मचारी हैं वो भी अब RSS के कार्यक्रमों में शिरकत कर सकेंगे। निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने फैसला लिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपको जानकारी साझा करने के लिए। और 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।